हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास सीरीज के इस कंटिन्यूएशन में मैं आज लेकर आई हूँ डिजीज चैप्टर से आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। ये क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए दोनों से ही लिए गए हैं और डिजीज एक ऐसा टॉपिक है जनरल साइंस का जिससे किसी न किसी तरह से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस का हो या और अदर एग्ज़ाम्स हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है, अ पर्सन में सफर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इफ शी और ही फ्रिक्वेंटली विजिट्स क्राउडेड प्लेस। स्टेटमेंट सेकेंड, बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग और कफिंग। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, both the statement are individually true and statement second is the correct explanation of statement 1. Second option है, both the statement are individually true but its statement second is not the correct explanation of statement 1. And C option, statement 1 is true but second is false, and D option, statement 1 is false and second is true. क्वेश्चन को हमें ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें स्टेटमेंट को आपको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आ रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में और थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। जब तक हम ठीक से उसका मतलब नहीं निकालेंगे आंसर देने में हमें समस्या आ सकती है। तो क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट को, इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, A person may suffer from tuberculosis if he or she frequently visited crowded place, because second जो दिया हुआ है, bacteria of tuberculosis spread through droplets by sneezing and coughing। तो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट वो कह रहा है कि यदि crowded place होगा तो इन droplets का कम्युनिकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और मे सफ़र लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनता है वो राइट आंसर बनेगा ए आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 1 से 2 बार ज़रूर आपको पढ़ना है, और 1 से 2 बार यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि आंसर में डिफ़िकल्टी है। चलिए, तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not an epidemic diseases? देखिए जब मैंने आपको डिजीज एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि there are different types of diseases. Epidemic diseases क्या होती हैं? जो फास्ट स्प्रेड होती हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने जो है कोरोना में इपिडेमिक वर्ड बार बार आपने सुना होगा, और साथ में ही आपने एक और वर्ड सुना था, दैट इज पेंडेमिक। तो ये अलग अलग तरह से हम डिजीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। इपिडेमिक डिजीजेस वो होती हैं जो फास्ट स्प्रेड होती हैं, ठीक है, और पेंडेमिक डिजीज वो होती हैं जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई रहती है, यानी कि किसी एक विशेष जगह पर सीमित नहीं होती है, वो पूरे दुनिया में फैल सकती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन एपिडेमिक डिजीज नहीं है। देखिए जो फास्ट फैल सकती हो, कोलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और एलिफेंटिएसिस। आइए कॉज की बात करते हैं, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा। कोलेरा जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, तो ये वाटर से फैलने वाली डिजीज है। मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज है। स्मॉल पॉक्स ये कॉन्टाजियस है, यानी कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाली डिजीज है। तो इनमें विच इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज, तो कॉलेरा भी फास्ट स्प्रेड हो सकता है, स्मॉल पॉक्स भी फास्ट स्प्रेड हो सकता है। जैसे हमने कहा कंटाजियस डिजीज, कोरोना के लिए भी हमने कंटाजियस वर्ड यूज किया कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, तो ये एपिडेमिक डिजीज था। मलेरिया मॉस्किटो के थ्रू होता है, पेंडेमिक है, इसलिए ये फास्ट स्प्रेड हो सकता है। तो कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो फास्ट स्प्रेड नहीं हो सकती, वो है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस भी मॉस्किटो से, मॉस्किटो जो होते हैं उनके थ्रू ट्रांसफ़र होती है, और ये फाइलेरिया इसका जो वर्म होता है उससे ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो डिजीज़ है वो एपिडेमिक डिजीज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Which among the following scientists introduced the concept of immunization in the medical world? CDS 2020 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर था एडवर्ड जेनर। लर्निंग क्वेश्चन है। तो एडवर्ड जेनर ने जो इम्यूनाइजेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया था और एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन का प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल? डिजीज से क्यों कोरिलेट किया गया है इसका? क्योंकि इसमें एक को छोड़कर बाकी सब डिजीज कॉजिंग है, यानी कि बाकी सब पैरासाइट हैं। तो फ्री लिविंग क्या है? जो इंडिपेंडेंटली लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और पैरासाइट जो किसी और के अंदर रहते हैं। तो जनरली ऐसे पैरासाइट डिजीज कॉज करते हैं। आइए बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन ए है लीवर फ्लूक विच कॉजेज लीवर सिरोसिस। ये लीवर सिरोसिस कॉज करता है। वुचेरेरिया अभी मैंने बताया, फाइलेरियल वॉर्म इसको कहते हैं, ये फाइलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉज करता है। और इसमें राइट आंसर है प्लेनेरिया, जो कोई डिजीज कॉज नहीं करता क्योंकि ये पैरासाइट नहीं है, ये फ्री लिविंग है। तो देखिए क्वेश्चन आपको डिजीज से पूछा गया है लेकिन अलग तरह से फ्रेम करके पूछा गया है, तो घबराना नहीं है, आप उसको कोरिलेट करके आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ट्रिप्नोसोमा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियसिस से कॉज होता है, इसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रिप्नोसोमियासिस डिजीज भी कहा जाता है। ये एक फ्लाई से फैलता है। इस फ्लाई को हम सी फ्लाई कहते हैं, जो कि अफ्रीका में ही मिलती है। इसको हम अफ्रीकन फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीकन फ्लाई यानी सी फ्लाई से फैलता है। लेशमानिया डोनोवानी काला अजर, ये काला अजर बीमारी पैदा करता है। प्लाज्मोडियम अभी मैंने बताया ये मलेरिया कॉज करता है। और पैरामीशियम फ्री लिविंग होता है। अगेन इट इज फ्री लिविंग, ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि स्लीपिंग सिकनेस किससे कॉज होता है? तो ऑप्शन होगा आपका ए, दैट इज ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट द वायरल वेयर इज अ वैक्सीन इज। Which one of the following is the most appropriate reason for this? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स क्यों वायरल डिजीज के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं जबकि वैक्सीन हम दे सकते हैं। और वैक्सीन्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। देखिए जो एंटीबायोटिक है वो एज ए मेडिसिन काम आती है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और मेडिसिन का इस्तेमाल होता है क्योर के लिए। और जो वैक्सीन काम आते हैं वो वैक्सीन काम आते हैं प्रिवेंशन के लिए। और जूनियर क्लासेस में आपने एक फ्रेज सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम वैक्सीन देते हैं प्रिवेंशन के लिए, यानी कि हम इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन देते हैं। और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं बीमारी को खत्म करने के लिए एज अ क्योर। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। An antibiotic can break RNA only whereas a virus has DNA। तो ये गलत है। जो वायरसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं RNA वायरस और दूसरे होते हैं DNA वायरस। इसका मतलब है दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल, मतलब दोनों ही जेनेटिक मटेरियल RNA में हो सकते हैं। तो ये रूल्ड आउट हो गया। An antibiotics is a carbohydrate in its chemical nature whereas a vaccine is a protein that works well to kill a virus। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरी हैं, एक है फंगाई और दूसरा है बैक्टीरिया। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनने वाले सब्सटेंसेस हैं जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, जो जर्म्स हैं उनको किल करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का तो ये फंक्शन है। जबकि वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन या तो कोई सब्सटेंस हो सकते हैं, सब्सटेंस, या वैक्सीन हो सकते हैं जर्म्स, जो हम किसके लिए देते हैं? हम देते हैं इम्यूनिटी के लिए, यानी ये प्रिवेंशन के लिए, हम इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया? रूल्ड आउट हो गया।
ओनली अ वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस। तो वैक्सीन हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रिवेंशन के लिए है, ये क्योर के लिए नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज that can be blocked by antibiotic but a vaccine can boost an immune system to fight the virus। तो यहीं पर हमें डिफरेंस भी पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं। एंटीबायोटिक्स बच्चों कुछ बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करती हैं, सम बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। बायोकेमिकल का मतलब है कि ये लिविंग के लिए ही काम कर सकती हैं, लिविंग जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। और वायरस क्या होते हैं, वायरस में बायोकेमिकल पाथवे बहुत कम होते हैं, वेरी फ्यू बायोकेमिकल पाथवे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सेल वॉल फॉर्मेशन के कुछ पाथवेज हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, उस सेल वॉल फॉर्मेशन के कुछ पाथवेज को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि सेल वॉल नहीं बनने देते हैं। तो जो नए फंगाई और बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं उनमें सेल वॉल नहीं बनेगी, यानी वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स से हम बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस में सेल वॉल होती ही नहीं है, क्योंकि वायरसेस क्या है, ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, वायरस क्या है, ए सेल्यूलर है, सेल जैसा उनमें कुछ नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स वायरस के लिए काम नहीं करेंगे। जो वैक्सीन है वो सभी के लिए काम करेगा, चाहे वो वायरल डिजीज हो, चाहे वो बैक्टीरियल फंगल डिजीज हो। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजीज रिकेट्स डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो डेफिशिएंसी डिजीज वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सम मिनरल डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे बहुत पॉपुलर है रिकेट्स, तो रिकेट्स जो होता है लर्निंग क्वेश्चन है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। किस में होता है? चिल्ड्रन में। यदि बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी, सॉरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, जस्ट डू द करेक्शन, बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो होती है रिकेट्स। यदि हम अडल्ट की बात करें, आपसे ये पूछा जाए कि अडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया डिजीज किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस में? अडल्ट में। चिल्ड्रन में रिकेट्स और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स। म्यूटेशन क्या होता है, आइए समझें म्यूटेशन क्या होता है। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। आ गया आंसर, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं बेटा? या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, ठीक है। तो किसमें जेनेटिक मटेरियल? म्यूटेशन वायरसेस में बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, क्योंकि वायरसेस में डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। साइज में चेंज से म्यूटेशन नहीं होगा, शेप या कलर में चेंज से म्यूटेशन नहीं होगा। म्यूटेशन किस में होगा? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIDS is caused by a virus whose genetic material is a single-stranded circular DNA, double-stranded DNA, single-stranded RNA, double-stranded RNA। तो देखो बच्चों, जो DNA RNA हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं किसमें? वायरसेस में। अब हम देखते हैं कि एड्स क्या है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से एड्स होता है। और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपका आंसर बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। अब पूछा गया है आपको मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, कम्युनिकेशन क्या है डिजीज का। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हैं, जॉइंडिस, ट्यूबरक्लोसिस, रेबीज एंड आर्थराइटिस। राइट आंसर है जॉइंडिस, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस हमने कहा एयर ड्रॉपलेट से मतलब होती है, तो एयर बॉर्न डिजीज है। रेबीज होता है रेबिड डॉग के काटने से, रेबिड डॉग बाइट से, ठीक है। और आर्थराइटिस क्या है बेटा? ये
एज के अकॉर्डिंग होने वाली बीमारी है। कैल्शियम और विटामिन डी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उम्र के साथ होने वाली बीमारी है आर्थराइटिस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें रिवाइज कीजिए और ऐसे ही एक और क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती रहूंगी इस अभ्यास सीरीज में। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून।